ठीक है। रिफंड का जो चैप्टर है ना, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है। सिंपल देख लेते हैं, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन द गुड्स एक्सपोर्ट। तो अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है आईजीएसटी का, कोई भी रीजन की वजह से, मतलब जीएसटी का या अपना जो अपना कस्टम्स रहता है, कस्टम्स का अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है कहीं ना कहीं पे, तो आपको उसका रिफंड मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द रिफंड। ठीक है। अब वो कब हो सकता है, जब फॉर एग्जाम्पल पहले प्रोविजनल ड्यूटी एसेस हुआ था, हमने देखा था प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी वगैरह। ठीक है। या तो फिर आपने गुड्स एक्सपोर्ट वगैरह कर दिए, तो वो वाला केसेस वगैरह भी हो सकता है कहीं पे, जहाँ पे आपको ड्रॉबैक मिल रहा है या पैसा रिटर्न मिल रहा है। तो इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि गुड्स जो है वो आप लोगों को वर्टिसिटी मिल जाएगा, रिफंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक्सेस इंटरेस्ट जो भी पे होगा, वो सब चीजें आप लोगों को मिल सकती है। If goods are exported on the payment of IGST, refund of IGST paid on the goods exported by the customs department. However, if the goods are exported without the payment of IGST, then refund of ITC is granted to the GST officer. समझ में आया? तो इस केस में समझो कि 10,000 रुपए का मैंने आईटीसी इनकर किया था टू मेक अ गुड्स ऑफ 1 लाख, और ये 1 लाख के गुड्स पे समझो कि आईटीसी है 18,000 रुपए आउटपुट ना। आउटपुट। ये तेरा ओटीसी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का क्रेडिट मिल गया तो यही मिल जाएगा। लेकिन अगर आउटपुट टैक्स कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है, जीरो है, समझ में आया? तो इन दैट केस ये आईटीसी का क्रेडिट तुम लोगों को मिल, क्योंकि मैं ये 18,000 पे करते टाइम ये 10,000 का क्रेडिट लेती थी, तो मैं 8,000 ही पे करती थी। बट मेरे को पूरा क्रेडिट, अगर 18,000 पेएबल है बाहर आउटवर्ड टैक्स, तो पूरा मुझे 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब इट इज इनवर्ड का भी मिल गया और ये भी मिल गया। बट अगर ये है ही नहीं, ये जीरो है, तो इन दैट केस सिर्फ ये 10,000 का मिल जाएगा, दैट इज आईटीसी का भी आप लोगों को रिफंड। समझ में आया? वही दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ द ड्यूटी कैसे करना पड़ेगा? द पर्सन हु पेड द ड्यूटी, जिसने ड्यूटी पे किया है, एक्सेस पे किया है, वो करेगा। या तो जिसको ड्यूटी बोन हो। इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक्सेस ड्यूटी पे किया था, बट मैंने वो गुड्स फिर तुझे बेच दी। अब इस केस में जो इंटरेस्ट का इंसिडेंस है वो तेरे ऊपर पास हो चुका है, तो तू भी अप्लाई कर सकता, बिकॉज नाउ द इंटरेस्ट इज नॉट बोन बाय मी, आई हैव शिफ्टेड इट ऑन टू दी अनदर पर्सन। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड जो है वो प्रॉपर फॉर्म एंड मैनर में करना चाहिए, जैसा फॉर्म एंड मैनर रहेगा वो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज टू बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप लोगों को फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन आपने पेमेंट किया है, ओरिजिनल पेमेंट, वहां से लेके 1 साल के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड के लिए अप्लाई करना। समझ में आया? मैम जो ऊपर हमने बोला, अगर आपने सेल कर दिया हाँ, तो एक्चुअली बियर तो मैं कर रही हूँ, बराबर। बट आप भी अप्लाई कर सकते हो कि मैं ही अप्लाई कर नहीं, सकती अगर मैंने इंटरेस्ट पोर्शन भी तेरे ऊपर पास ऑन कर दिया है, आई हैव इंक्लूडेड दैट इंटरेस्ट आल्सो इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स व्हिच आई हैव सोल्ड, तो इन दैट केस ओनली यू कैन, बिकॉज मेरे पास फिर वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना। तो वो कस्टमर से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करें। यस। ठीक है। अ क्लेम बाय द पर्सन अदर देन द इंपोर्टर फ्रॉम होम द ड्यूटी वाज कलेक्टेड मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली। अगर मैं खुद कर रही हूँ क्लेम, तो मैं 1 साल के अंदर करूंगी। अगर मैंने तुझे बेच दिया, तो देखो जिस दिन परचेज किया वहां से लेके 1 साल के अंदर, मेरे यहाँ से 1 साल नहीं होगा ना, तेरे यहाँ से 1 साल। समझा? ठीक है। फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर इन केसेस ऑफ रिफंड to the revised entry under section 184A or amendment of the documents shall be reckoned from the payment of the duty or from the date of computed from the date of the payment of the duty or interest। तो अभी वहां पे क्या बोला है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऑल्टर होता है या रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह रीअसेस होता है या कुछ ऐसा होता है, तो इन दैट केस जिस दिन होगा उस दिन से फिर आप 1 ईयर कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट, एक इवेंट और एग्जाम्पशन, ये एक दे के रखा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है। स्पेशल ऑर्डर इशू हुआ था, तो डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर से आप लोगों को 1 ईयर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, बाद में गवर्नमेंट ने एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर इशू किया और बोला इतने टाइम में जिन लोगों ने इंपोर्ट किया उनको ड्यूटी नहीं लगेगा या कम ड्यूटी लगेगा। तो जिस दिन वो ऑर्डर आया उस दिन के 1 साल के अंदर, उस दिन से 1 साल के अंदर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर कोई व्हाट इज की अपील या अपीलेट अथॉरिटी की वजह से आई, तो जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से 1 साल, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया उस दिन से 1 साल। अगर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया था, तो जिस दिन रीअसेसमेंट हुआ वहां से ड्यूटी फाइनलाइज हुई वहां से x। समझ में आया? ये आपके 1 ईयर के टाइम लिमिट चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोटेस्ट पे ड्यूटी पे किया था, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपर ऑफिसर ने बोला था कि ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा, आपने बोला नहीं नहीं मेरे को अपील करने का है, बट उसने बोला पहले पे करो फिर ही अपील कर सकते हो, तो पहले मैंने पे कर दिया फिर मैं अपील में जा रही हूँ। अब अपील तो कितने भी साल चल सकता है, तो इन दैट केस या प्रोसिक्यूशन जो कितने भी साल चल सकता है, तो वहां पे ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, जब आएगा तब आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? और वो वाला अपील। कौन सा वाला? नहीं, इन दिस केस क्या हो सकता है ना, ये प्रोटेस्ट जो है, ये नॉट नेसेसरली कि यही वाला, मतलब आपका जो ये अपील और ये वाला जजमेंट है वही वाला हो। इस केस में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फर्दर इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग है, वो सब चीजों के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल गुड्स कॉन्फिस्केट करके रखे हैं या देखने के लिए रखे हुए हैं,
या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर ने बोला है कि नहीं आपको पे करना ही पड़ेगा और उसके बाद देखेंगे, बाद में कैलकुलेट करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है एंड ऑल। तो वो सब जगह पे आप पहले पे कर देते हो और बाद में देन इट इज प्रूव्ड कि वेदर इट इज देयर और नॉट, तो इन दैट केस वो चीजें वहां पे आप फिर विदाउट लिमिटेशन जब तक वो चलेगा, बिकॉज दैट कैन मूव ऑन फॉर मेनी पीरियड ऑफ टाइम, तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि वहां पे आप लोग का चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ द रिफंड 100 रुपए के ऊपर का रिफंड रहेगा तो ही मिलेगा, 100 रुपए से कम होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस टू बी फर्निश्ड टू प्रूव दैट इंसिडेंस ऑफ द ड्यूटी हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन। अगर मैं खुद क्लेम करूँ तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैंने वो इंटरेस्ट तेरे ऊपर पास ऑन नहीं किया जब मैंने बेचा है तब। ठीक है। इफ आई एम एबल टू प्रूव तो मुझे मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो आगे जाके अपने को पढ़ रहे हैं कि भाई जिसका नुकसान हुआ है उसी को भरपाई मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। समझ में आया? ठीक है। It must be noted that Section 28D creates a statutory presumption that incidence of the duty has been passed on to the buyer unless contrary is proved. सिंपल है, अगर मैंने कुछ बेच दिया तो ऐसे ही माना जाता है कि ऑब्वियस है कि वो मैं कॉस्ट में इंक्लूड करके फिर ही बेचूंगी। तो इसी के लिए जब बेचा है कुछ, तो इट इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन कि द ड्यूटी हैज बीन पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। बट इफ द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, मतलब और जैसे कि अगर गुड्स सेल ही नहीं हुआ है तो इट इज की मेरे, तो अगर सेल हो चुका है तो इन दैट केस बेसिक प्रिजम्पशन यही होगा कि पास हो चुका है। पास हो चुका है, अनलेस आई प्रूव इट कि मैंने पास किया ऐसा। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड क्लेम एप्लीकेशन जो है वो चेक होगा पूरा का पूरा। ठीक है। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट जो भी है वो रिफंडेबल है कि नहीं वो देखा जाएगा। However, in case of the view of the unjust enrichment enriched in the Customs Act, the amount refundable has to be transferred or credited to Consumer Welfare Fund. ठीक है। अगर आप प्रॉपर यूजर हो, आपको प्रॉपर मिलना चाहिए तो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल के उसको क्लोज करो। समझ में आया? Only in the following situations the amount of the duty and the interest is found refundable instead of being credited to the consumer welfare fund. पहला, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने पास ऑन नहीं किया इंसिडेंस, उसके पर्सनल यूज के लिए था। ऑब्वियसली मैंने फ्रिज मेरे घर के लिए लिया था और उसका ड्यूटी कम हो गया, तो मैं भी हूँ ना, मैं किसी को थोड़ी बेच रही हूँ, ड्यूटी तो मैंने ही बोन किया तो मैं ले सकती। समझ में आया? ठीक है। थर्ड, इफ बायर हैज बोन द ड्यूटी एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन, तो अमृता भी कर सकती थी, उसने बाय किया था मेरे से। If it is found refundable that relates to export duty paid on the goods which are returned to the exporter as specified under section 26, मैंने एक्सपोर्ट किए थे गुड्स और गुड्स रिटर्न, तो उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी मुझे रिटर्न। इफ द अमाउंट इज ड्रॉबैक, ड्रॉबैक अपने को मिलता है जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज के केस में। ठीक है। जो पेमेंट कर दिया है इनपुट वगैरह का वो रिटर्न हो जाए। If the duty or interest was borne by the class of applicant which has been notified by the purpose of government in the official gazette, obviously government ने notify करके रखा है तो देना पड़ेगा। ठीक है। If the duty paid is in excess by the importer before the order permitting clearance of the goods for home consumption was made, where excess payment of the duty is evident from the bill of entry as self as billed and it is reflected in the RIA system. समझ में आ जहाँ पे प्रोविजनल वर्सेस एक्चुअल का अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रोविजनल में ज्यादा पे करके रखा है तो फाइनल असेसमेंट के टाइम पे मुझे रिफंड मिल जाएगा। समझा? ये सारे केसेस के अंदर अपने को ड्यूटी का रिफंड मिल सकता है। अदर देन दैट जनरली माना जाएगा कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाना चाहिए अनलेस यू प्रूव इट कि आपको नुकसान हो। समझ में आया? अदरवाइज ये जो था जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक मिला था, तो फिर क्यों वापस मिलेगा? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल नहीं होता है तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक हमें मिला तो जितना इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया था वो पूरा ही रिफंड हो गया ना हमें। तो वही तो रिफंड की बात है, उसी के तो रिफंड की बात है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जीरो है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल होता तो सेट ऑफ एट ऑफ अपन कर सकते थे या जो भी है वो कर सकते थे, बट जब एक्सपोर्ट ड्यूटी है ही नहीं, जीरो है, तो जितना इनपुट पे था वो तो रिटर्न देना पड़ेगा ना तुझे, दैट इज द रिफंड व्हिच इज टू बी मेड। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है, ये क्या बोला है? सिंपल है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ये बोलता है कि जिसको नुकसान हुआ है ना उसी को आप लोग रिटर्न दे दोगे या उसकी भरपाई करोगे। जब नुकसान हुआ ही नहीं है तो हम लोग भरपाई करेंगे। सिंपल लॉजिक यही चलता है। तो you have to see whether that person is actually bearing the incidence of that particular interest and particular amount. Only then and only then you will give the amount. ठीक है। तो ये बोल रहे where an importer imports the goods he has to pay the custom duty, बराबर है एक्सपोर्ट गुड्स के केस में एक्सपोर्ट पे करना। ठीक है। Subsequently, if the importer and exporter makes a claim for the refund of the duty and receives the refund from the government, he would be called to have enriched himself as collecting duty from his customers and also refunding from the government. Such enrichment is referred to unjust enrichment. अगर मैं फॉर एग्जांपल तुझसे भी वो ड्यूटी का अमाउंट रिकवर कर लेती हूँ और बाद में मैं रिफंड के लिए भी अप्लाई कर देती हूँ, दैट इज अनजस्ट, दैट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है। therefore whenever there is an excess collection of the duty, refund is to be given only for the person who is bearing the burden of the duty, otherwise in terms of that वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा, आपको वो पैसा नहीं। समझा? In terms of section 27, the importer or his agent or the buyer who has been charged the duty has to prove that he has not passed the burden of the duty on to the another person. तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ड्यूटी आपके ऊपर ही है, किसी और को पास ऑन नहीं हुआ है।
Section 28T creates a statutory presumption that he did not pass the burden of the duty. The presumption has to be refuted by proving to the contrary. अगर वो सक्सीड हो जाता है तो ही आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सिंपल है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको आपने एक्चुअली ड्यूटी को बेयर किया है तो आप रिफंड लो, हम लोग देने के लिए रेडी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं। बट अगर आपने वो ड्यूटी पे ही नहीं किया है या तो पे करके बाद में आपने किसी और बंदे के ऊपर पास ऑन कर दिया तो आपका तो नुकसान हुआ ही नहीं है ना फिर, तो इन दैट केस आपको ड्यूटी का रिफंड नहीं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एंड सिंपल। The landmark judgment in case of Mafatlal Industries versus UI, इन्होंने क्या बोला था? The principle laid down is fair. The theory of unjust enrichment is valid and constitutional. However, the theory conversely, the manufacturer would be unjustly impoverished in case of the demand has not been agreed. तो अगर मैन्युफैक्चरर आता है तो आप उसकी सुनो तो सही, उसको प्रूफ तो करने दो कि उसका अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं। ठीक है। सेक्शन 27 is a self-contained code for refund to resorting to civil suits or writs is not permissible unless the taxing provision is struck down as unconstitutional. The general theory laid down in the certain judgments of both the Supreme Court and High Court that refund could be claimed within 3 years of discovery of the mistake has been discovered. तो ऐसा कुछ नहीं कि 3 साल के अंदर ही आपको करना है, और जितना टाइम पीरियड कस्टम्स के अंदर देके रखा हुआ है उतने पीरियड में आप कर सकते हो, उतना ही पीरियड आपको मिलेगा। एक साल का रिफंड का अपने को टाइम लिमिट बोला है तो उतना ही हम लोगों का वैलिडिटी रहेगा। Unless the levy is struck down as unconstitutional, all the courts must exercise jurisdiction in terms of 11B of the Excise Act and refuse to grant relief for the incidence of the tax which has been passed. जब तक लेवी बराबर है तब तक वो चीजें मिलेगी। जब लेवी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बराबर नहीं लगाया हुआ तो ये आप रिफंड वगैरह के लिए और इन सब चीजों के लिए देख सकते हैं। Whatever amount is collected as duty will have to be paid to the government. If excess is collected, then that is payable. Then it will be credited to the consumer welfare fund. Further, Supreme Court in CCE versus Allied Photographics has held that doctrine of unjust enrichment applies even when the duty is paid under the protest. जो हम लोगों ने ऊपर देखा। It has been what is held that even if there is no change in the price before and after the assessment, it does not lead to the inevitable conclusion that incidence of the duty has been passed on to the buyer, and such uniformity may be due to the various factors. तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप लोगों का प्रोटेस्ट के अंदर था, बिफोर एंड आफ्टर का अगर प्राइसेस वगैरह भी सेम है, अगर रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह भी सेम है, फिर भी जो बेस है अपना वो तो वैसे ही चलेगा कि आपने ड्यूटी पास ऑन कर दिया है, और जैसे कि ड्यूटी का इंसिडेंस जो है वो सामने वाले बंदे भी पास ऑन कर दिया है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने पास ऑन नहीं किया, तो ही आपको समझा। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस देके रखे हैं यहाँ पे। दैट इज ड्रॉबैक अंडर 74 एंड 75। एक्सपोर्ट्स के केस में ड्रॉबैक वो आपको मिल जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26, दैट इज एक्चुअल एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पे किया है वो भी मिल सकता है। ड्यूटी एंड इंटरेस्ट अपॉन इंपोर्ट मेड बाय द इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में तो कभी अपन इंसिडेंस पास ऑन कर ही नहीं सकते, तो अपने पास ही रहेगा, तो वो अनजस्ट एनरिचमेंट में कभी आएगा। Duty and interest borne by the other person or class of applicant as the central government may by the notification in the official gazette specify. However, no notification has been issued unless in the opinion of CG incidence of the duty and interest has not been passed on to the person. समझ में आया? तो अगर वो लोग कुछ पास करते हैं नोटिफिकेशन तो उस केस में the duty paid in excess by the importer before the order permitting the clearance of the goods for home consumption is made. Such excess payment is evident from the bill of entry या actually reflected, जो तो हम लोगों ने देखा है, तो वो केस में आपको मिल जाएगा जो प्रोविजनल वर्सेस एक्चुअल असेसमेंट का। Then interest on delayed refund हो गया, खत्म हो जाता। ठीक है ना, 3 महीने के अंदर अगर आपको रिफंड मिल जाता है, जिस दिन आपने अप्लाई किया वहां से 3 मंथ्स के अंदर रिफंड ऑर्डर इशू, उसके 3 महीने के अंदर अगर आपको रिफंड मिल जाता है तो नो इंटरेस्ट। 3 महीने के बाद में जाएगा तो 6% इंटरेस्ट आप लोगों को मिलेगा। समझ में आया? 6% का इंटरेस्ट यू विल गेट। ऑर्डर व्हाट इज से कि वेयर एनी ऑर्डर ऑफ द रिफंड इज मेड बाय कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी नेशनल ट्रिब्यूनल और कोर्ट, इन दैट केस the order passed by the commissioner appeal appellate tribunal and all as the case may be is deemed to be the order for the purpose of payment of interest also। समझ में आया? तो इंटरेस्ट के लिए कोई अलग से ऑर्डर इशू होगा क्या? नहीं, जो एक्चुअल ऑर्डर आपका इशू हुआ है उसी के अंदर इंटरेस्ट का भी ऑर्डर रहेगा। 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दो, नो इंटरेस्ट। 3 महीने जैसे खत्म हुआ उसके बाद जाएगा तो फिर 6% का इंटरेस्ट आपको पर एनम के हिसाब से 3 मंथ एंड होने के बाद से, यस, एंड होने के बाद से आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आ सकते हैं। चलो ठीक है,
रिफंड का बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन रिफंड से हम लोगों को चालू करने का रहते हैं। लास्ट हम लोग यहाँ तक आए थे एडजस्ट एनरिचमेंट वाला पार्ट, जहाँ पे हमने क्या बोला था कि जब भी रिफंड का बारी आता है तो रिफंड के केस में वी विल गिव द रिफंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने वो पर्टिकुलर पैसे का ट्रांसफर किसी और बंदे पे कर दिया है, अगर वो बर्डन ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स हैज बीन डन, तो इन दैट केस हम लोग आप लोगों को क्रेडिट फिर नहीं देंगे, रिफंड फिर नहीं देंगे, ठीक है। अगर वो आपने बोल किया है तो आपको मिलेगा, आपके नेक्स्ट वाले पर्सन ने बोल किया और अगर वो आके क्लेम करता है तो उसको भी मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पासिंग ऑन एंड, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर चला जाएगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि कस्टम्स के पास भी पड़ा रहेगा, इट विल गो अंडर कंज्यूमर वेलफेयर। फिर वहां से जो भी अपने केसेस वगैरह होते हैं या जो भी व्हाट इज कि कस्टम्स कंज्यूमर्स के लिए करता है, वो सब चीजों के लिए वो पैसे को यूटिलाइज करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, ये हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर जिस दिन पे भी आपको रिफंड ग्रांट होता है वहां से लेके अगर 3 महीने के अंदर उन्होंने आपको रिफंड दे दिया तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू यू एज इट इज। आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरा था, आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, बराबर है। बट अगर आपने एक्स्ट्रा भरा है और 3 महीने तक आपको रिफंड नहीं मिला फॉर एनी विच रीजन, तो आपको उसके नेक्स्ट डेट से क्या हो जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो वही देखे रखा है, करेंटली द इंटरेस्ट रेट इज 6%, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या बोला है, the interest is to be paid for the period beginning from the day immediately after the expiry of 3 months from the date of the receipt of the application till the date of the refund of the duty। तो 3 महीना जिस दिन खत्म होता है उसके नेक्स्ट डे से आपको मिलना चालू हो जाएगा, फिर जब तक नहीं मिले तब तक आपको वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। Where any order of the refund is made by the Commissioner Appeals, Appellate Tribunal, what we say, National Tax Tribunal or any other court against the order of the Assistant Commissioner, Deputy Commissioner or Commissioner of Customs, the order passed by the Commissioner Appeals, Appellate Tribunal, National NCLT, ये जो भी अपना कोर्ट है, will be deemed to be the order for the refund of the payment। अभी जैसे कैसा होता है ना कि जैसे इनकम टैक्स वगैरह जो होता है ना जनरली उसके अंदर रिफंड या पैसा जब रिटर्न देना रहता है ना, ये पेनल्टीज वगैरह जो रहती है उसके ऑर्डर अलग से पास। एक तो तुमको वर्डिक्ट दिया, दैट इज द डिफरेंट ऑर्डर, एंड रिफंड मिलेगा इसका डिफरेंट ऑर्डर। तो अब उसमें क्या होता है कि सब अलग अलग हो जाते हैं, ऑर्डर वर्डिक्ट आ गया बट रिफंड का ऑर्डर नहीं है, अब वो सब होता है। तो उन्होंने इसके लिए बोला कि जो भी अथॉरिटी है, इट में भी कमिश्नर अपील्स, इट में भी अपीलेट अथॉरिटी, इसमें इट में भी नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल, जो भी रहेगा उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया और अगर वर्डिक्ट के अंदर रिफंड वाला बात हो रहा है, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो रिफंड के लिए अलग से कोई ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं, कोई और पेपर इशू करने की जरूरत नहीं है। दैट अपील वट एवर इज द व्हाट इज आउटकम इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज योर रिफंड वाला ऑर्डर। समझ में आया? क्लियर है? तो वही चीज उन्होंने बोल के रखा है। और फिर उसके बाद वहां से 3 मंथ्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड वाला पार्ट हो गया। रिफंड ऑन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप लोगों को रिफंड मिलता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड कब मिलेगा, जब आप लोगों ने पे किया है और बाद में आपको एज अ ड्रॉबैक बोलो या ये सब चीजों की वजह से आपको रिटर्न मिल जाता है कोई ना कोई पॉलिसी के अंदर, ठीक है। सो where export duty has been paid on by the exportation on any of the goods, such duty shall be refunded by the person to whom it has been paid if the goods are returned to the person otherwise than by way of the resale। समझ में आया? मतलब हमने क्या किया था, हमने टोटल 1 लाख गुड्स को बाहर भेजा था आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया जब हमने 1 लाख गुड्स को भेजा था उसमें 20,000 गुड्स जो है ना सब पे पूरे 1 लाख पे हमने कस्टम्स ड्यूटी पे की। जनरली 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी है ही नहीं, बट ड्यूटी कभी कभी आती है कुछ कुछ 10% केसेस के अंदर। तो उसमें अगर ड्यूटी वाले गुड्स अपन ने बाहर भेजे थे उसमें से 20,000 गुड्स रिटर्न आ गए, उन्होंने खरीदे ही नहीं या उनको पसंद नहीं आया जो भी रीजन की वजह से रिटर्न आ गए हैं, तो उसका ड्यूटी आपको रिफंड मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि वो आ गया ना पैसा रिटर्न। द गुड्स आर री-इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपोर्टेशन। अगर बाकी की कोई नॉर्मल गुड्स है वो इंडिया के अंदर आए थे और आपने क्या किया था, व्हाट इज एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट करके वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं और वो री एक्सपोर्ट होने वाले विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी का रिफंड वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। गुड्स आर री-इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर आपने री-इम्पोर्ट करवा लिया। अब उस इसमें कैसा होता है, कैपिटल गुड्स वगैरह जनरली जहाँ पे हमने बाहर यूज करने के लिए दिया था 2-3 महीने के बाद वो रिटर्न, रिपेयर्स वगैरह भी वो भी चाहिए, वो भी आ जाएगा। मतलब सारे उसके अंदर बेसिक बाकी की चीजें सारी कवर हो जाएगी। रीसेल भी आ जाएगा ना? कौन सा वाला? रीसेल नहीं रीसेल नहीं आएगा, री इम्पोर्टेड। कौन सा वाला? The goods are re-imported within 1 year from the date of the exportation, and the application for the refund is made before the expiry of 6 months from the date on which the proper officer makes clearance। मतलब 6 महीने के अंदर अपने को करना पड़ेगा। रीसेल कभी भी जब होता है ना तो उसको हम लोग नहीं मानते, बिकॉज जब सेल होगा तो देखो डॉलर्स देने पड़ेंगे, पैसा रिटर्न देना पड़ेगा ना अपने को, तो इसमें उनका कोई फायदा नहीं होता, तो जनरली नहीं होता है वो केस उसके अंदर तो। समझ में आया? क्योंकि देखो जब हमने सेल किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके अगर री इम्पोर्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रीसेल, तो इन दैट केस फिर गवर्नमेंट का कोई फायदा हुआ ही नहीं, उनका तो फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्ट के केस में जाएगा ही, तो वो प्रॉब्लम हो जाए। समझ में आया?
ठीक है। दिस प्रोविजन compensates the export duty in the situation where the goods which are exported are rejected and returned by the buyer. समझ में आया? तो ये सिर्फ किसके लिए हो रही है? रिजेक्टेड एंड रिटर्न वाले केसेस में। समझ में आया? क्योंकि रीसेल मानेंगे ना तो उसमें क्या हो जाता है ना कि आपका डॉलर का पेमेंट तो वापस आ जाता है, तो गवर्नमेंट का तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हिल गया, उनको तो पैसा रिटर्न देना पड़ा डॉलर्स में, तो इट इज नॉट व्हाट इज की फेवरेबल पोजीशन फॉर इट इज गोइंग टू बी इन द कॉन्ट्ररी, तो इसके लिए उसको नहीं करना। रिफंड इन केस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, Section 26A provides that the import duty paid on the clearance of the import goods for home consumption are capable of being easily identified shall be refunded to the person by whom the goods or on such behalf was paid subject to the fulfillment of the conditions। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाते तो आपको ड्यूटी रिटर्न मिल जाएगा जो होम कंजम्पशन के लिए अपने गुड्स जा रहे हैं। पहला, गुड्स आर डिफेक्टिव एज पर द स्पेसिफिकेशन, नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। अगर गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, सिंपल, अमेजोन से हम कुछ भी मंगाते हैं, अपने को नहीं मिला है तो हम लोग रिटर्न दे देते हैं, तो अपने को पैसा रिटर्न मिलता है, सही है भी। आउट ऑफ इंडिया से हमने कुछ भी गुड्स मंगाए, अपने लिए बट किसी की रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन और यूज के हिसाब से नहीं थे, हाँ, लेकिन जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, रिटर्न इंपोर्ट आया था ना, अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिटर्न, तो एक्सपोर्ट जब आप करोगे ना तो दोस गुड्स शुड बी आइडेंटिफाइबल, मतलब लाया कुछ और था गया कुछ और, वैसा नहीं होना चाहिए। जो आया था और जो जा रहा है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सेम। तो चलिए ठीक है। नाउ बट इसे कि उन्होंने क्या बोला, बिटवीन द इम्पोर्टर एंड द सप्लायर, ये वाला पार्ट है। Hence, however, the goods should not have been worked upon, prepared, or after the importation, except where it was indispensable to discover the defects। समझ में आया? तो वो डिफेक्ट्स वगैरह चेक करने के लिए अगर तुमने खोला वाला रहेगा, समझो मशीन मंगाया था, डिफेक्ट चेक करने के लिए खोला वाला रहेगा, वापस से तुमने फिटिंग फिटिंग कर दिया, वो चले, बट ओरिजिनल लेवल पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा। ठीक है। गुड्स आइडेंटिफाइड एज इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी गुड्स इंपोर्ट हुए थे एक्सपोर्ट करते टाइम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे कि अरे ये वही गुड्स है जो आए। समझ में? एंड थर्ड इज नो ड्रॉबैक इज क्लेम्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर आपने ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, मतलब जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, मतलब ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है पहले। तो जब वो मिल गया तो फिर ये बनता ही नहीं है, उनको पैसा तो ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। करेक्ट है? तो ये कंडीशन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, importer exports the goods or relinquishes the title to the goods or destroys or renders its commercially valueless, the goods are exported, the importer relinquishes the title to the goods and abandons them to the customer, or such goods are destroyed and rendered what is it valueless in this particular case in prescribed manner within 30 days from the date on which the proper officer makes the order for clearance imported goods of the home consumption under section 47। however the period of 30 days may on significant be exceeded by आप लोग का 3 months, बराबर है। तो 30 डेज के अंदर अगर आप ये कर देते हो, गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो या टाइटल को रेलिंक्विश कर देते हो, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, which can be extended, the period can be extended up to 3 months अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ऐसा कुछ है तो। गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑब्वियसली वो नहीं करने देंगे। गन्स वंस का अगर कुछ ऐसा रहता है, आर्म्स एम्युनिशन रहता है, तो उसको थोड़ी हम लोग व्हाट इज की ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह करने देंगे। करेक्ट है। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ेगा, जिस दिन भी आप करोगे उस दिन से ये सारा चीजें काम करना चालू हो जाए। ठीक है। मीनिंग ऑफ रेलेवेंट डेट्स, अभी इन केस ऑफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स द ऑर्डर परमिटिंग द क्लियरेंस फॉर द एक्सपोर्टेशन, तो उस दिन से अपना काउंटिंग होगा, 30 डेज का बोलो या 3 मंथ्स का बोलो, जो भी रहेगा। इन केस रेलिंक्विशमेंट हो रहा है तो डेट ऑफ रेलिंक्विशमेंट से, एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रॉय वगैरह होगा तो जिस दिन आपने डिस्ट्रॉय वगैरह किया उस दिन से आपका आ जाएगा। नो रिफंड इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के केस में नहीं मिलता है, बिकॉज ऑब्वियस है कि अगर तुम लेके आ गए बाद में तुम बोलोगे कि यूज में नहीं है, तो वो गुड्स तो अभी किसी के भी यूज में नहीं है, तो पेरिशेबल गुड्स के केस में फिर रिफंड ऑफ ड्यूटी अलाउड नहीं है। फ्लावर्स वगैरह हम लोगों ने मंगाए, 2 दिन तुमने इधर यूज कर लिए आपके वेडिंग सीजन के लिए और बाद में तुम रिटर्न भेज रहे हो कि नहीं हमको नहीं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं, तो वो चीज वैल्यूलेस हो जाता है, बिकॉज उसके बाद वो सामने वाला भी उसको यूज नहीं करे, तो वो सब नहीं है। समझा? रिफंड कैनॉट बी क्लेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। समझ में आया? तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, द कस्टम्स एक्ट हैज सेपरेट प्रोविजंस एंड टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कस्टम्स ऑफिसर। अपील टू द कमिश्नर अपील्स इज टू बी मेड विदिन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट द पर्सन अग्रीड। समझ में आया? तो अगर कभी भी आप लोगों को कमिश्नर ऑफ अपील्स ने बोला कि ये चीज पे टैक्स लगना चाहिए, कस्टम्स लगना चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगना चाहिए, और आपको लग रहा है नहीं लगना चाहिए, तो आप अपील फाइल करोगे, अपील कैन बी फाइल्ड विदिन 60 डेज, बराबर है। On the other hand, refund claim can be filed within a period of 1 year from the date of the payment or clearance of the goods relevant as specified. However, refund claim cannot be a substitute of an appeal. समझ में आया? तो ऐसा नहीं अपील का 60 डेज निकल गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, और रिफंड में अपील का चलेगा, क्योंकि रिफंड के लिए टाइम इज 1 ईयर, अपील के लिए टाइम इज ओनली 60 डेज। समझो कोई रीजन की वजह से तुम्हारा 60 डेज लैप्स हो गया, चला गया है, तो इन दैट केस तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मेरा जो रिफंड है ना मैं वो रिफंड को अपील की तरह यूज करके एप्लीकेशन डालूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आया? रिफंड इज प्योर रिफंड, जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट नहीं है, कंडीशंस फुलफिल हो गए आपको रिफंड मिलेगा।
उधर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह आपकी बात नहीं सुनने वाला है, आपकी दलील नहीं सुनने वाला है, वो सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है। In case of the Priya Blue Industries Limited, duty was assessed on the imported goods item and then the importer has paid the duty under the protest. मतलब उसको लग रहा था नहीं है, फिर भी उसने पे कर दिया कि बाद में अपील करके मैं देख लूंगी। ठीक है। Thereafter, the importer filed the claim for refund of the duty. In this matter, the Supreme Court ruled that unless assessment order has been reviewed or modified in an appeal, assessment order stands. जो assessment order था वो stand करता है। मतलब अगर आपने प्रोटेस्ट के अंडर ड्यूटी फाइल किया था तो आपने पहले रिफंड नहीं मांगना चाहिए, आपने पहले अपील फाइल करना चाहिए। अपील फाइल करोगे, अपील में आप जीतते हो तो आपको रिफंड मिलेगा। आप डायरेक्टली प्रोटेस्ट पे आपने पैसा भर दिया, मतलब नहीं करते हो पैसा भर दिया, उसके बाद आप अगर डायरेक्टली रिफंड के लिए बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कहाँ से रिफंड दो, ऑर्डर तो यही पास हुआ कि तुमको ड्यूटी पे करना है, तुमने उसको अपील थोड़ी किया। अपील करके जब रिफंड अलॉट होता तब रिफंड के लिए अप्लाई करो ना। समझ में आया? तो ये चीजें नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करके चलना। ठीक है। ड्यूटी इज पेबल एज व्हाट इज एज पर द असेसमेंट ऑर्डर। अगर असेसमेंट ऑर्डर में लिखा है पे करना है, वो भले प्रोटेस्ट पे हो भले झगड़े पे हो कुछ भी हो, असेसमेंट ऑर्डर पे लिखा है पे करना है मतलब पे करना है, फिर उसका रिफंड नहीं बनता है। तुम पहले अपील फाइल करो, असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज करो, करवाओ आपके हिसाब से अगर होता है तो, और फिर अगर आपका व्हाट इज वर्डिक्ट आपके फेवर में आता है तो आप फिर उसके ऊपर का व्हाट इज की मांगो रिफंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? नहीं रख सकते। कौन सा नहीं ना, कैसे करेंगे? देखो गुड्स लेके जाने नहीं देंगे, गुड्स लेके होम कंजम्पशन के लिए लेके जाने थोड़ी देंगे अबेयंस में रख के। वेयर हाउसिंग में रखती है तो ट्रिपल का बॉन्ड साइन करती है, तो जब तू कंजम्पशन के लिए लेके जाएगी तो थोड़ी देंगे। वेयर हाउसिंग के लिए लेके जाते हो तभी भी तो प्राइस प्राइस ऑफ द बॉन्ड वैल्यू का रखते हो ना। तो जब उधर भी नहीं छोड़ते जबकि गुड्स उनके पास, तो तू होम कंजम्पशन के लिए लेके जाएगी तो अलाउ करेंगे। Appeal should be filed not and not as a refund claim when adjudication has been issued even when the self assessment is made। तो वही बोल रहे हो लोग कि पहले आप बट इससे कंप्लाई करके लेके आओ, ऑर्डर को रिवाइज करके लेके आओ, फिर हम रिफंड देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सीसीई वर्सेस व्हाट वी से कि फ्लॉक्स, यहाँ पे उनको क्या बोला, इट वाज ऑब्जर्व दैट रिफंड इज इन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर, thus issue of clarification proceedings if any, if the order is appealable appeal should be filed first, otherwise provisions जो भी है वो आपका अप्लाई हो। समझ में आया? पहले अपील फिर रिफंड अगर बनता है अपील के हिसाब से तो डन। ठीक है, यही आप लोग को जो बोला वो उन लोगों ने यहाँ पे समराइज वे में दे दिया। ठीक है, एक बार जस्ट चेक कर लो, फिर अपन एफटीपी का जो पार्ट है वो चालू। एफटीपी में दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और एक बाद में प्रोविजंस का जो डिटेल्स है वो वाला। 2 यूनिट में आपका एफटीपी खत्म हो जाएगा। एक बार लेटेस्ट रिकैप्चुलेट से चैप्टर एक बार चेक कर लो चार्ट से, तो आपका वो हो जाएगा रिवाइज। डाउट है तो सॉल्व करते हैं, फिर आगे। नॉर्मल जो इनकम टैक्स का रहता है उसमें अबेंस में बोलते हैं ना कि डिफरेंट अबेंस में रख दो। डिपेंड करता है ना, वो केस टू केस बेसिस पे रहेगा ना कि तेरा केस किस बेसिस पे जाएगा। अगर अपील्स में जा रहे हैं सीआईटी हाँ तो फिर तो मिलता है ना वहां पे। देखो उधर क्या करना पड़ता है, देख सिंपल है, उस केस में भी बता दो। उस केस में भी कैसा होता है, जनरली जितने भी केसेस होते हैं तो वो केस में वो लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले आप ऑलरेडी इनकम टैक्स तो भर चुके हैं। हाँ समझ में आया? तो वो वाला एप्लीकेबिलिटी वहां पे आ जाए। तो जब हाई कोर्ट में जाएगी, तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जाएगी तो वहां पे अबेयंस काम नहीं करेगा, वहां पे देखो देना पड़ेगा पैसा जो भी रहता है उसमें। देखो डिपार्टमेंट को नहीं देना पड़ता है पर से, बट देखो उसका बॉन्ड वगैरह क्रिएट करके दिखाना पड़ता है कि अगर लाइबिलिटी हुआ तो मैं यहाँ से भर दूंगा। अब उसमें उनके पास ऑप्शन है कि वो वेव ऑफ करना है। अगर आप अपील करते हो कि दिस विल बी अ वेरी हार्डशिप फॉर मी, इतना तो मैं पैसा कहाँ से लेके आऊंगा एंड ऑल वो सब चीजें होती है, तो हाई कोर्ट आपको बोल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि ठीक है आप उसको साइड में रखिए, आप हम लोग आपका पहले हियरिंग करते हैं फिर सीआईटी अपील वगैरह एक बार चल जाएगा, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले आपको जाना ही पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो आपको वेव ऑफ करे। सीआईटी अपील्स में कुछ ऐसे बोला ना 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करो, उतना पे करके चले ना, तो वही है ना कहीं देखिए थोड़ा सा अमाउंट पे कर दिए, ठीक है, उसके बाद सीआईटी अपील बाकी का वेव ऑफ कर रहा है, मतलब क्या उतना भर दो, बाकी का अपन देखेंगे वर्डिक्ट आने के बाद। तो 20% अगर पे नहीं किया तो तेरा केस एक्सेप्ट नहीं होगा बेटा। हमने पे नहीं किया हाँ तो वो वेव ऑफ लिया रहेगा, मैं वही बता रही तो उन्होंने कैसे बोल मतलब जिस लॉयर से कंसल्ट किया ना तो उन्होंने बोला कि 20% पे किया ना तो डिमांड अपेयरेंस हो ही जाता है, बराबर है। और नहीं पे किया तो वो कमिश्नर का वो है। व्यू है, मैंने क्या बोला कि देखो अप्रूवल लेना, कमिश्नर का अंदर से देखो बात करना पड़ेगा, अगर वो देखो बोलते हैं कि वेव्ड ऑफ है आप अभी मत करो, जब अपील फाइल होके आपका ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद आप, तो चेयरमैन केसेस के अंदर तुम लोग अलाउ कर सकते हो।
और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पे करना जनरली पे करना नहीं पड़ता। वहां पर भी वही ऑप्शन है, ऑब्वियस है ना। देख, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर आ जाता है ना, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अगर एकदम ही हार्डशिप्स हो जाएगा, जहाँ पे तेरा पेमेंट आ ही नहीं रहा है और तेरे को बोल रहे 1 करोड़, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरा तो टैक्स आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ अगर रहेगा तो दैट मींस वो लोग विव ऑफ करने का राइट अपने पास रखते हैं। और से तो देना ही पड़ेगा, देना ही नहीं देना अभी तो उनके ऊपर है। जैसे एक बार पॉइंटर्स देख लो फिर बनाता है। रिफंड रिफंड एप्लीकेंट को मिल जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू डब्ल्यूएफ। इनको जो है नहीं पास किया गया बाहर। आइदर द इम्पोर्टर और द बायर, सिर्फ वो ही लोग ले सकते हैं। हम्म। क्योंकि इन्होंने इधर बोला है ना कि टैक्स पेयर है प्रिजम्स, अगर बर्डन ऑफ ड्यूटी पास हो चुका है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। हम्म। भले ही हम बायर को बेच रहे गुड्स तो भी तो बर्डन ऑफ ड्यूटी नहीं पास हो रहा है। जिसने बर्डन बियर किया है वो मांग सकता है। हाँ, बायर भी एज सच बर्डन बेयर कर रहा है, तो मांग सकता है ना। तो फिर वो बर्डन ऑफ ड्यूटी पास हो गया ऐसा कंसिडर नहीं हो रहा। मतलब टैक्स पेयर हैज पास्ड ऑन द बर्डन ऑफ ड्यूटी, तो इम्पोर्टर का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर इम्पोर्टर गुड्स सोल्ड कर रहा है बायर को तो फिर बर्डन ऑफ ड्यूटी भी तो मतलब अमाउंट में तो वो ड्यूटी इंक्लूड हो तो जाती है। टैक्स पेयर तो वही था ना, टैक्स पे कौन करेगा, जो इम्पोर्टर था। इम्पोर्टर ही है। अच्छा, टैक्स पेयर, इम्पोर्टर। क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो इम्पोर्ट कर रहा है वही पे करेगा, तो उसको ही टैक्स पेयर बोलेंगे ना उस केस में। तो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन जो टैक्स पेयर है उसने ड्यूटी पास कर दिया है, अनलेस वो प्रूव कर दिया। ओके। उसको 100 का लेना था, उसने ऑलरेडी 120 का ले दिया और उसको 100। ये भी सारा टाइम पीरियड 3 मंथ्स का डेटा फिर फाइन लेगा उसके पेमेंट। 3 मंथ्स के एक्सपायरी के बाद से इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनुअल पर मंथ, और पर हमने बोला फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, तुम्हें पहले अप्लाई ही करना पड़ेगा और उसके 3 महीने बाद से तुम्हें मिलेगा। हाँ मैं बोल रही हूँ कि पूरा महीने का मिलेगा, उन्होंने कुछ बोला है ना, मतलब प्रो रेटा ही होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 3 महीने बाद से इधर से मिलेगा इंटरेस्ट, हाँ ये पीरियड का मिलेगा क्या? बट फ्रॉम द अप्लाई डेट बोला ना, आफ्टर फ्रॉम डेट द डेट इमीडिएटली ऑफ। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिट। तो जो 33 मंथ्स का एक्सपायरी हो उसके नेक्स्ट डे से मिलेगा। ये ऐसे तो गलत है। तो मतलब ये अरे पूरा इनकम टैक्स वही था। अगर टैक्स सपोज खुद ही कम हो जाए, ठीक है, तो सब लोग चुपचाप से सब लोग टैक्स पे करेंगे, कोई टैक्स चोरी करेगा नहीं। ये इनकम टैक्स के प्रोविजन ही उन्होंने ऐसे बना के रखा है कि लोग फिर टैक्स चोरी पे जाते हैं। चुपचाप नॉर्मल रखो ना। और मेरे को दिखता तो नहीं है ये लोग इतना टैक्स का पैसा जमा करके भी क्या ही उठाते हैं।
पूरा कल्याण स्टेशन का रोड, मुलुंड उतरती हूँ, पूरा मुलुंड स्टेशन वो तोड़ दिया है। रोड जो है आजू बाजू का, कितना ट्रैफिक होता है। हाँ तो मुझे पता नहीं टैक्स की कम से कम। एप्लीकेशन फॉर रिफंड ना। application made before expiry of 6 months सर मेक्स इन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस एक्सपायरी होने की 6 महीने की एक्सपायरी होने के पहले रिफंड का एप्लीकेशन किया है, तो ये और कंडीशंस है कि एंड कंडीशंस है। ये और कंडीशंस है क्योंकि केस वाइज 3 अलग केसेस है। मेरे को तो एक गुड्स री मतलब मैंने सेल करके एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उसको री इम्पोर्ट कर रही हूँ। हम्म, कंडीशन भी होनी चाहिए ना कि वापस एक्सपोर्ट करना है। कुछ नहीं लिखा है। हाँ, जब ऐसे तो ये मेरे को इसीलिए सेल लगा था ना, तो इसीलिए पूछा। वो होगा ही एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से, नहीं तो वो ऊपर की कैटेगरी में आ जाएगा ना, गुड्स रिटर्न। अदरवाइज एंड बाय सेल मैंने एक्सपोर्ट किया था और कुछ मुझे रिटर्न आ गया, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैंने इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करने वाली तो वही वो सेकंड कैटेगरी में आ सकता है ना, नहीं तो फर्स्ट में ही फॉल करेगा हमेशा। हम्म और उसमें तो 1 ईयर का गैप भी, मतलब 1 ईयर का लिमिट भी नहीं है। तो इसका पूछते हैं कि मतलब कंफर्म बोल देते हैं कि बाद में ये री एक्सपोर्ट होने वाला है क्या, वही केस है क्या। Refund of import duty in certain cases. It's defective and not as per specification identified as imported goods. No drawback claim. Importer exporter goods are able to cited या फिर valueless है. Application for refund of duty. हो गया, चालू करें। मैम ये जो रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन हाँ। सर्टेन केसेस है, इसका अंडरलाइन का मतलब ये है क्या कि वापस वो गुड एक्सपोर्ट होने वाला है कौन सा? इस केस में? नहीं नहीं नहीं, गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। हम्म ठीक है, सबसे पहला चीज, ये सारे कंडीशंस क्यूमुलेटिव, एंड सारे कंडीशंस फुलफिल कर अच्छा हम तो और ही होगा। नहीं नहीं नहीं, और नहीं है। सबसे पहला चीज, गुड्स रिटर्न जो है वो रीसेल के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, गुड्स री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर, जो ये आपने गुड्स मतलब भेजे थे वो 1 ईयर के अंदर रिटर्न होने चाहिए। थर्ड, एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। जिस दिन से क्लियरेंस हुआ था उसके 6 महीने के अंदर आपने एप्लीकेशन डाल दिया कि वो गुड्स जो है वो रिटर्न आ जाएंगे, आप हमको दे दें। ओके समझ में आए? तीनों क्यूमुलेटिव कंडीशन, तीनों हो जाएगा उसके बाद ही तुम लोगों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो अंडरस्टूड? मतलब एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर होना ही चाहिए कौन सा? ये हाँ वाले केस में, हाँ, कि हम लोगों का 1 ईयर के बराबर है, अंदर। रिपोर्ट्स अरे इम्पोर्ट हो चुका है ऐसा बात। क्योंकि इन दिस केस फिर बाद में वो मतलब आ जाता है ना कि तुमको पता तो चलेगा ना कि गुड्स आने वाले हैं, तो रिटर्न वाले केस में वो एप्लीकेबल हो जाएगा उस तरह से। समझा? ये तुम्हारे रिफंड ऑफ इसके इम्पोर्ट ड्यूटी थे। इधर क्या बोला? डिफेक्टिव, आइडेंटिफाइड नॉट, ड्रॉबैक क्लेम नहीं होना चाहिए, कमर्शियली वैल्यूलेस वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका पेरिशेबल गुड्स जो है वो खराब हो जाता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। 6 मंथ्स, नो रिफंड फॉर पेरिशेबल। फिर ये वाले भी एंड कंडीशन। एंड कंडीशंस ही है, यस, वही पार्ट पे आ जाएगा ये तुम्हारे रिलेटेड। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना एफटीपी वाला। निकाल के रखते हैं। हाँ